व्यूअर्स गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मैं हूं आपके साथ हर्ष। और दर्शकों, आज हम एक गंभीर मुद्दे को लेकर ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, कहा यह जाता है टेक्नोलॉजी का ये युग है, और टेक्नोलॉजी जहां बहुत कुछ हमें देती है, वहाँ कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए सावधान भी रहना चाहिए। आज के युग में बिना स्मार्टफोन के, बिना इंटरनेट के, बिना सोशल मीडिया के जीवन की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। बट टेक्नोलॉजी को जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें हम उससे लेते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना करे, वरना कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी एक मुश्किल में इसमें आ सकता है। दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम क्या है और किस प्रकार से हमें साइबर क्राइम से बचना चाहिए, इस विषय पे और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे सामने मौजूद है भूपेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम हिमाचल से। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और उनके बगल में हैं मधु शर्मा जी, ये साइबर एक्सपर्ट हैं, ये भी साइबर सेल शिमला से हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। नेगी जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, हम साइबर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि साइबर हमें बहुत कुछ देता है। हम टेक्नोलॉजी की बात करें कि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी से बहुत सारे फ़ायदे हैं। बट कहीं ना कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान ना दें, कहीं ना कहीं आप कोई लापरवाही बरतें, तो ये टेक्नोलॉजी से आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आज हम साइबर अपराध पे, साइबर क्राइम पे जानने वाले हैं। तो सर, साइबर अपराध या साइबर क्राइम है क्या? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। साइबर अपराध बेसिकली वो अपराध है जो आपके स्मार्टफोन से शुरू होता है। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है और सब कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। तो जितना भी आपके पास स्मार्टफोन है और ये कंप्यूटर्स हैं, उसमें ईमेल्स हैं, आप नई नई वेबसाइट्स को आप देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। आप अपने स्मार्टफोन पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं जी, और आप उसमें फेसबुक से किसी भी तरह से लिंक्ड होते हैं, तो आपका साइबर अपराध वहीं से शुरू होता है। जी। और सर, हम ये कह रहे हैं कि साइबर अपराध हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो क्या वजह क्या? कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है लोगों में, या फिर ये एक एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए युग की शुरुआत हो रही है, इस वजह से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है? हाँ जी, देखिए, अवेयरनेस की कमी तो ऑब्वियसली है ही है, तभी हमने ये दूरदर्शन के माध्यम से भी अवेयरनेस प्रोग्राम आपने लॉन्च किया है। ये बहुत अच्छी बात है जी। लोगों को जानकारी है भी है, बहुत सारे लोगों को, मगर लोग साइबर अपराध में खुद भी फंसते जा रहे हैं। वो लालच उनको इतना ज़्यादा है कि उनके पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर्स है, वेबसाइट्स है, मगर लालच के कारण वो खुद ब खुद स्वयं भी इस अपराध में स्लिप्त होते जा रहे हैं। जी, यहाँ मैं मधु जी को जोड़ना चाहूँगा। आप साइबर एक्सपर्ट हैं और साइबर सेल में आप कार्यरत हैं। तो मधु जी, आजकल किस तरह से साइबर जो अपराधी हैं ना, वो किस प्रकार से अपराध को घटित कर रहे हैं? क्योंकि जैसे सर ने बताया कि जो हमारा स्मार्टफोन है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें देता है, और कहीं ना कहीं इसी के थ्रू लोग हमारे साथ अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी, जैसे कि सर ने बताया कि जो साइबर अपराध है वो डिजिटल, जैसे कि हम जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं आजकल, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपके साथ, जैसे पहले चोरियां होती थी, लोग घर में घुसकर चोरियां करते थे, आजकल सारी चोरियां डिजिटल हो गई हैं। लोग खातों में घुस के उनके पैसे निकाल रहे हैं। तो जो साइबर अपराध है वो फाइनेंशियल होते हैं, सोशल होते हैं। जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड में आप ले सकते हैं कि लोगों के साथ लॉटरी के नाम पर फ्रॉड होते हैं, लोगों के साथ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वो इम्पर्सनेशन, जैसे कि कोई भी दोस्त बनकर या किसी भी तरह से उनका रिलेटिव बनकर उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो इसी तरह से ये फ्रॉड की जो श्रेणियाँ हैं, हम दो भागों में रखते हैं, एक फाइनेंशियल, एक सोशल मीडिया। जी, फाइनेंशियल फ्रॉड का आपने जिक्र किया। आपने कहा कि अक्सर जैसे लोगों को लॉटरी के लिए एसएमएसेस आते हैं, कई बार व्हाट्सएप आते हैं, कई बार उनको ईमेल्स आती हैं, उसमें कहा यह जाता है कि आप इतने रुपए जीत चुके हैं। और कई लोग तो लॉटरी खेलते भी नहीं, फिर भी उनको इस प्रकार के मैसेजेस आ जाते हैं। तो जब कोई ऐसा मैसेज आपको आए, और मैं बाद में सर की भी राय इसमें लूँगा, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आता है कि आपने इतनी लॉटरी जीत ली है, या फिर आपको कोई ये मैसेज आता है कि हम इस बैंक से आपको एसएमएस कर रहे हैं, आप अपना कार्ड का नंबर हमें बताइए, या कुछ और ऐसी आपकी जानकारी लेने की कोई कोशिश करें, तो हम लोगों को पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से आज हम साइबर अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले तो जो लॉटरी का आप कह रहे हैं कि लोगों को व्हाट्सएप पे ये मैसेजेस आते हैं कि उनके साथ 25 लाख की लॉटरी उनको लग गई है, या फिर 30 लाख की लग गई है। तो सबसे पहले तो लॉटरी में जब तक आप टिकट नहीं खरीदेंगे, जब तक आप लॉटरी में के लिए खुद को रजिस्टर नहीं करेंगे, आपको ये समझना चाहिए कि लॉटरी में उनकी लॉटरी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कैसे निकल सकती है। और इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं आपको, तो आपको उसी ये, क्योंकि जितनी लापरवाही हम करेंगे उतना ही हम इस
जंजाल में फंसते जाएंगे। जी। तो हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि जो SBI का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जी। तो SBI के या किसी भी बैंक के जो मैसेजेस होते हैं वो कभी भी व्हाट्सएप पे नहीं आते। जी। एक पर्टिकुलर नंबर से आपको कोई भी मैसेज आता है कि आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, या फिर योनो SBI के लिए आपका जो योनो SBI की KYC आपको अपडेट करनी है, तो वो व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस नहीं आते हैं। वो आपको SBI का जो एक SBI UPI करके या फिर बैंक SBI करके आपका जो इनबॉक्स मैसेज होता है उस पे नंबर आता है। अगर किसी अनजान नंबर से आपको ये मैसेज आ रहे हैं तो आपको वहीं पे सजग होने की ज़रूरत है कि ये फ्रॉड हो सकता है। जी देखिए जी, जैसा कि मधु जी ने बोला कि आपको सजग रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको जब भी कोई इस प्रकार का आपको SMS आता है, व्हाट्सएप आता है या ईमेल आती है, तो थोड़ा सा आप तफ्तीश कीजिए, थोड़ा जानिए कि कौन आपको भेज रहा है, इसके सोर्स के बारे में जानिए। मैम जैसा कह रहे थे कि काफ़ी सारे अपराध होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड काफ़ी होते हैं। सर मैम ने इस बारे में भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सोना होती है, आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल्स होती हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको भी लोग कहीं ना कहीं क्लोन या मॉफ करते हैं, उसमें भी कोई साइबर क्राइम वो करते हैं। तो इस बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को अवेयर कीजिए। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा मधु जी ने बताया है कि व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज नहीं आता, अगर आपको आएगा तो SMS आएगा, और अगर आपको SMS भी आएगा तो उसमें कोई अगर लिंक भी दिया होगा, अगर वो जेन्युइन SMS भी है, उसको आप फेक समझ के भी थोड़ा ट्रीट करिए, उसके लिंक पे आप कभी क्लिक ना करें। जी। और उसके अलावा बैंक्स में आप फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई अपराध हो रहा है या आपका धोखाधड़ी, आपके पैसे आपके निकल गए हैं, जी। तो आपको स्वयं जो आसपास का बैंक है वहाँ पर आपको जाना चाहिए, जी। ताकि बैंक में जाके आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सकें कि ये एक्चुअल में जेन्युइन SMS आया है कि नहीं आया है। जी सर, आप एडिशनल SP हैं साइबर क्राइम हिमाचल के, तो मैं ये जानना चाहूँगा हिमाचल में साइबर का जो अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए किस प्रकार से जो हमारी स्टेट पुलिस है वो सजग है और किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा है जी। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशन रेंज वाइज खोले हैं। एक शिमला में एक साउदर्न रेंज साइबर पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसी तरह एक मंडी में एक साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन खोला गया है जिसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। उसी तरह एक धर्मशाला में भी रेंज वाइज एक साइबर का बड़ा पुलिस स्टेशन खोला गया है जहां पर भी इस तरह की शिकायतें हम लेते हैं और केसेस रजिस्टर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी मधु जी, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर सेल शिमला में आप तैनात हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जब शिकायत की बात आती है, अगर किसी के साथ, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ इस प्रकार से कोई घटना आए कि वो साइबर क्राइम उनके साथ हो, बट अगर किसी के साथ इस प्रकार से कोई घटना हो जाती है, उनको कोई SMS आता है या उनके बैंक से पैसे निकल जाते हैं या इस प्रकार की घटनाएं बहुत आम हो चली हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करना चाहता है तो शिकायत वो कहाँ पे करेगा, किस प्रकार से करेगा? अगर किसी के साथ इस तरह का कोई भी फ्रॉड हो जाता है, वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, कोई भी फ्रॉड हो, तो उसके लिए एक तो जितने भी हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल होता है। जी। जो भी आपके SP ऑफिस हैं वहाँ पे साइबर सेल है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। MHA का एक पोर्टल है NCRP पोर्टल, जिसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी कहते हैं। और आप चाहें तो NCRP पोर्टल पे कंप्लेंट खुद को रजिस्टर करके वो कंप्लेंट कर सकते हैं। जी। अगर वो भी नहीं, अगर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको किस तरह से वो कंप्लेंट करें, तो हमारा जो 1930 एक साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है। जी। आप किसी भी समय, ये ऑल ओवर इंडिया में 9 से 6 ये चलता है, आप किसी भी समय इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अपनी शिकायत, आपके साथ क्या हुआ है, आप अपना विवरण उस पे दे सकते हैं। वो वहाँ से आपको गाइड किया जाएगा, आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप कौन सी ईमेल ID, ईमेल के थ्रू भी हम जो कंप्लेंट्स है वो हम रिसीव करते हैं अपने ऑफिस में, तो वो ईमेल भी कर सकते हैं। वो 1930 पे अपनी कंप्लेंट फ़ोन करके करवा सकते हैं, या फिर अगर उससे भी नहीं होता तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर भी कर सकते हैं। इसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये 1930 जो ये फोन और हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पे नंबर भी देख रहे हैं 1930। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना आती है तो आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। ये 1930 जो फ़ोन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार द्वारा ये टोल फ्री नंबर है। जी। इस टेलीफोन पे आप हिमाचल में हिमाचल की सिम या हिमाचल के लैंडलाइन नंबर से आप इस पे कॉल कर सकते हैं। ये स्टेट कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है शिमला में स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। जी। इसमें अगर आप जब कॉल करते हैं, ये 9 बजे से 6 बजे तक ही होता है, ये पूरे भारत में इसको
चालू किया गया है। अब किसी भी स्टेट में जाएंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दर्शक किसी और स्टेट से भी सुन रहे हैं तो वो उस कंसर्न स्टेट के सिम नंबर से या लैंडलाइन से फ़ोन करेंगे तो 1930 पे आपकी शिकायत का निवारण होता है, आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं जी। तो 1930 जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेलीफोन है। वो आप साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी आपके साथ अपराध होता है तो आप इस मोबाइल नंबर को, इस 1930 को अपने मोबाइल पे सेव जरूर करके रखिए। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने जिक्र किया टोल फ्री नंबर 1930 का, जिस पे जाके आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो कि एक पोर्टल है। तो सर इसमें क्या कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने की ज़रूरत होती है? किस प्रकार से, मतलब जब हम फ़ोन करेंगे तो हमें क्या क्या बताना है, क्या, जो कि अक्सर जब कोई क्राइम की घटना होती है, जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो अक्सर हम FIR दर्ज करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देते हैं, और तो इसमें क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? ये 1930 बेसिकली क्या स्टेट कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये एक आपका हेल्पलाइन नंबर है। जब कोई कंप्लेनेंट के साथ कोई अपराध होता है या कोई उसके साथ शिकायत होती है तो वो इस नंबर पे कॉल करते हैं। हमारे जो पुलिस के साइबर क्राइम के जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो उनको प्रॉपरली उनकी कंप्लेंट रिसीव करने के बाद प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड करते हैं कि अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है जी, तो आप ये पर्टिकुलर हमारी ईमेल एड्रेस नोट करिए, और अपना अगर आपका हुआ है तो अपने बैंक की डिटेल आप हमें भेजिए, और जिस फ्रॉडस्टर के खाते में आपका पैसा गया है उसकी डिटेल हमें भेजिए। जब हमारे पास एविडेंस आ जाती है ईमेल में, फिर उसके बाद हम तुरंत हमारा ऑफिस एक्शन करके नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो भारत सरकार का है जी, उसमें वो आपकी सारी कंप्लेंट को अपलोड करते हैं, जहां से इंटर्न बैंकों में मतलब इमीडिएटली बहुत कम समय के अंदर अंदर बैंक्स को इंटीमेशन चली जाती है कि फ्रॉडस्टर के खाते को फ्रीज कर दिया जाए, और उससे विक्टिम जो है उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है और हमारी आगामी कार्रवाई शुरू होती है। जी भूपेंद्र जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, तो क्या ऑफलाइन मैकेनिज्म भी रहते हैं क्या अवेलेबल, कि अगर कोई ऑफलाइन जाके शिकायत करना चाहे, जैसे कि अगर वो साइबर सेल में आके शिकायत करे, या फिर वो अगर उसके डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल नहीं है तो क्या वो जाके अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में भी जाके जो उसके साथ घटना घटी है उस बारे में शिकायत दर्ज कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑफलाइन भी वो कोई भी शिकायत करता अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन, जो रेगुलर पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी साइबर क्राइम की शिकायत कर सकता है, और रिस्पेक्टिव एसपीज जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके पास भी, उनके अंडर भी एक साइबर सेल होता है, वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। और हिमाचल सरकार ने जो साइबर के पुलिस स्टेशन तीनों रेंजों में खोले हैं, जैसे शिमला में खोला है, मंडी में है और धर्मशाला में है, स्वयं जाकर भी वहाँ पर अपनी शिकायत और अपने जरूरी दस्तावेज लाके वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जी, मधु जी को हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे। मधु जी, आपने जिक्र किया कि फाइनेंशियल फ्रॉड एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। जब भी कोई साइबर की घटना घटती है तो हम अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है। फाइनेंशियल फ्रॉड के जो केसेस होते हैं जब आपके साइबर सेल में या साइबर पुलिस स्टेशन में आपके पास आते हैं, अक्सर इसमें हम देखते हैं कि डिले हो जाती है, पैसे वापस नहीं मिल पाते, तो इसका क्या कारण रहता है? देखिए, जब हमारे पास कंप्लेंट आती है, कोई भी जो कंप्लेनेंट हमारे पास कंप्लेंट लेके आता है, सबसे पहले तो हम उसकी प्रकृति को देखते हैं कि उसके साथ फ्रॉड हुआ कब है जी। उसके साथ 24 घंटे के अंदर हुआ है, 2 दिन में हुआ है या 3 दिन में हुआ है। अगर तो वो पूरी की पूरी डिटेल्स वो हमें देते हैं तो हम उसी समय, जैसा कि सर ने बताया, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो कि MHA का पोर्टल है, उस पर हम वो सारी जो डिटेल्स हैं उनको अपलोड करते हैं। जहाँ तक बात रही देरी की कि वो डिले कैसे हो जाता है, जो रिफंड नहीं आता उसमें, उसकी वजह क्या रहती है? उसकी वजह ये रहती है कि जो शिकायत करता होता है हमारे, क्योंकि वो अपनी जो डिटेल्स होती हैं, जो ज़रूरी दस्तावेज हमें चाहिए होते हैं उसकी काम करने के लिए, उसकी शिकायत पे, वही पूरे नहीं होते हैं। वो काफ़ी टाइम तो हमें उसके दस्तावेज को लेने में ही चला जाता है, जिसकी वजह से जो पैसा होता है उसका, वो जो अपराधी होता है, तब तक जब तक हम उस पर कुछ काम करते हैं या उसकी डिटेल मंगवाते हैं, वो या तो पैसे निकाल चुका होता है या कहीं दूसरे खाते में वो ट्रांसफ़र कर चुका होता है। तो ये भी कुछ एक हमारे पास कारण है जिसकी वजह से जो पैसा होता है उनको रोकने में या फिर रिफंड कराने में हम थोड़े से यहाँ पे जी देरी का सामना करना पड़ता है। भूपेंद्र जी, जैसा कि मैम ने जिक्र भी किया कि फाइनेंशियल फ्रॉड जब भी आपके साथ होता है आपको काफ़ी सजग रहना चाहिए। जैसे ही आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ आपके खाते से पैसे निकाल लिए हैं या कोई इस प्रकार की घटना हुई, आप तुरंत जो पोर्टल आपने बताया उस पर आप संपर्क कीजिए। जो निकटतम साइबर आपका थाना है या साइबर सेल है उसमें भी जाके आप अपनी क्वेरी, अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, आप CID में भी रह चुके हैं, एडिशनल SP अभी आप साइबर क्राइम शिमला के, हिमाचल के, तो सर इसमें जो जब एक कंप्लेंट आपके पास आती है
तो आप किस प्रकार से उसमें कार्य करते हैं, किस प्रकार से, क्योंकि अक्सर एक जो केस होता है और खासकर जो साइबर क्राइम से रिलेटेड केस होते हैं, इसमें कई बार हम देखते हैं कि जो अपराधी होते हैं कई बार वो दूसरे राज्यों में होते हैं, कई बार अपराधी दूसरे देशों में भी होते हैं, तो इसमें किस प्रकार से जो हमारी साइबर सेल है वो काम करती है? हमारे पास जैसे ही कंप्लेंट आती है और अगर हमारे पास लगता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है तो हम उसमें क्रिमिनल केस भी रजिस्टर करते हैं, और 420 आईपीसी और एक 120 आईपीसी में भी हम केस रजिस्टर करते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी हम केस रजिस्टर करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि बैंक डिटेल अपराधी के खाते में कहाँ पैसा गया, उसको हम प्रॉपर ट्रैकिंग करते हैं, उसका सारा हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, हम एविडेंस इकट्ठी करते हैं। उसके बाद हम साइबर अपराधी जो होता है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं ये इसके साथ साथ यही बताना मैं चाहूँगा कि जो साइबर अपराधी हैं बेसिकली ये सारे आईटी एक्सपर्ट्स हैं, और ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और दूर दराज के राज्यों में बैठे होते हैं, और वहाँ पर इनके एक हब है, और ये लोग हमें उन तक पहुँचना में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और हम कभी कभी बीच में कामयाब भी हो जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अपराधियों तक पहुंचे और उन्हें अरेस्ट करें। जी, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जितना आप सजग रहेंगे कहीं ना कहीं आप अपराध से अपने आप को बचा के रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल फ्रॉड्स नहीं होंगे। मधु जी, जैसा आपने पहले जिक्र किया था कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं। एक तो है कि फाइनेंशियल आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपको कोई SMS आता है, आपको कोई कॉल आता है कि आपको लॉटरी निकल गई है, या आपको इस प्रकार से भी, और सर भी एग्री करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका बैंक में ये खाता है और आप अपना ATM बताइए, अपना पिन बताइए। तो जब हम बात कर, अब मैं आप ले जाना चाहूँगा प्रोग्राम को कि हम जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड मधु जी कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो आप देख रही हैं? हम जैसे कि देखते हैं कि आजकल लोग जो है वो जो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आजकल चल रहा है, जो माताएं बहनें घर पे होती है, गृहिणियां जो होती हैं वो क्योंकि उनको समय नहीं लगता है इतना बाहर जाने का कि वो बाहर जाए खरीदारी करे, तो वो प्रेफर करती हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करती है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप फेसबुक होता है, हमारा इंस्टाग्राम होता है, वहाँ पे सब लोगों ने आजकल आईडीज़ बना के रखी हैं, तो वहाँ पे एड्स आती हैं। तो जो भी एड्स आती हैं कि कोई भी हम एक चीज़ वहाँ पे देखते हैं कि ये इतने आपको कम रेट में वहाँ पे मिल रही है, तो हम वहाँ से उसी जगह से उसी जो भी ऐड हमें दिखाई जाती है उसी प्लेटफॉर्म से हम वो शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, बिना ये देखे कि वो जेन्युइन है या उसे हमें शॉपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो काफ़ी सारी माताएं बहनें इसी वजह से इस जो हमारा फाइनेंशियल फ्रॉड है इसकी शिकार हो जाती हैं, क्योंकि इससे वो शॉपिंग तो कर लेती हैं, खरीदारी तो कर लेती है, लेकिन वो जो भी वो मंगवाती है वो कभी भी उनके घर पे उनको डिलीवर नहीं होता है। इसी से रिलेटेड मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल जो साइबर अपराध सोशल मीडिया में बढ़ रहा है, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, या इस तरह की बड़ी बड़ी जो शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, उससे मिलती जुलती वेबसाइट्स जो है बनाई जा रही हैं साइबर अपराधियों द्वारा, और आप उस पे जाके आप शॉपिंग करते हैं और वो सारी की सारी फेक होती हैं। तो आप बड़े जेन्युइन, बहुत पहले आप उसको प्रॉपर वेरीफाई कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और आप अननेसेसरी मिलती जुलती जो वेबसाइट्स है उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए और प्रॉपर वेरीफाई करके आप पैसे लगाइए। इवन जो LICs हैं उसके नाम पे भी फ्रॉड चल रहा है, और भी इवन आजकल तो आप जिस तरह के आपके नाम से आएगा कि आपको पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई हो रहा है, और आप उसमें सेम टू सेम आपकी वेबसाइट्स बनाई जाती है और ऑनलाइन उसमें लोग पैसे डालते हैं और साइबर अपराधी उनके साथ साइबर फ्रॉड कमिट हो जाता है। तो आपको बड़ा सजग रहना पड़ता है इस बारे में। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि सजग रहेंगे तभी कहीं ना कहीं हम बचेंगे। आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया पे भी कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहे हैं, और जैसे कि मैम ने भी जिक्र किया, और अक्सर हम ये देख रहे थे कि हाल फिलहाल में कि महिलाओं के साथ सोशल मीडिया और उनके इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या जो भी वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनकी पिक्चर्स लेके कहीं ना कहीं उनको एक्सटॉर्ट किया जाता था, या कहीं ना कहीं उनके साथ कोई अपराध की घटना की जाती थी। बट अब हम देख रहे हैं कि पुरुषों के साथ भी इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको हम सेक्सटॉर्शन भी कहते हैं। तो सर उस बारे में अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अवेयर किए ताकि वो भी उस चीज़ से बचें। हाँ जी, ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके व्हाट्सएप पे अगर किसी का अननोन मैसेज आता है महिला का हेलो या हाय लग के, तो आप उसका रिस्पांस बिल्कुल ना करें, और आप व्हाट्सएप कॉल को, अननोन व्हाट्सएप कॉल को किसी भी सूरत में आप अटेंड ना करें, क्योंकि ये सारे साइबर अपराधी होते हैं, इनका एक मॉडस ऑपरेंडी होता है,
वो आपको कुछ अपनी बातों की जाल में बहला फुसला देते हैं और कोई छोटी सी वीडियो वो आपकी बनाते हैं, फिर आपको ब्लैकमेलिंग की तरफ वो ले जाते हैं और आपको धमकी देते हैं और आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप उनसे बिल्कुल भी मत घबराएं, आप किसी भी प्रकार की इस तरह की वीडियो कॉल ना करें। अगर गलती से आपके साथ ऐसा हो गया है, बहुत सारे लोग शिकायत लेके हमारे पास आते हैं कि उनके साथ ऐसा हो गया है, हम उनको कहते हैं कि आपने साइबर अपराधी के खाते में बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं डालना। आपको तुरंत नियर बाय पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आके आप टेलीफोनिकली कंप्लेंट करें, ईमेल करें या खुद आप हमारे पास आएं, हम आपकी मदद करेंगे। जी मधु जी, आप काफ़ी ऐसे केसेस देख रहे होंगे, जैसा सर ने जिक्र भी किया। अगर कोई इस प्रकार का मामला आता है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से इस एक्सटॉर्शन के जाल में फंस जाता है और उसे कॉल आती है कि आप इतने पैसे दीजिए, तब कहीं ना कहीं हम आपकी पिक्चर्स या वीडियोज़ रिलीज़ कर देंगे, तो ऐसे मामलों में आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे कि उनका पहला कदम क्या होना चाहिए और किस प्रकार से वो आगे उसको लेके जाएँ? सबसे पहले तो जो पहला कदम होना चाहिए वो ये है कि अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से कॉल आ रही है, आप कॉल मत उठाइए। अगर आपको फिर भी लगता है कि हो सकता है कोई जानने वाला है या कोई जानने वाला हो सकता है, तो आप फ्रंट कैमरा उस पर ऑन ना रखें, आप रियर कैमरा ऑन रखें। जी। अगर रियर कैमरा आप ऑन रखेंगे, उसके बाद हो सकता है कि आप जो भी कॉल कर रहा है आप उनको पहचान ले, फिर अगर आप सुनिश्चित कर लेते हैं कि वो आप ही का कोई जानने वाला है, तो आप फ्रंट कैमरा कीजिए। बट इस तरह का अगर कोई भी, जैसे कि कोई ब्लैकमेलिंग का या इस तरह का कोई कॉल आपको आ जाता है, तो आपको ज़रूरत है कि आप उनके नंबरों को ब्लॉक करें, क्योंकि इस तरह की जब किसी के भी साथ इस तरह की कोई बात हो जाती है, तो उसके बाद उनको कॉल आनी शुरू हो जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है ये बोल के कि हम साइबर क्राइम दिल्ली से बोल रहे हैं, हम यूट्यूब से बोल रहे हैं। तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि YouTube पे इस तरह के कंटेंट को कभी भी नहीं डाला जा सकता है। ये कंटेंट पहले ही बैंड होते हैं उनके ऊपर ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। और इस पे ये कभी भी तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई ये बोल के ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम ये YouTube पे अपलोड कर देंगे, हम ये आपके रिश्तेदारों को भी भेजेंगे या आपके सोशल मीडिया की जो भी प्लेटफॉर्म्स है हम वहाँ पे इसको स्प्रेड कर देंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की भी ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंसान जो होता है वो डर जाता है और डर के मारे या फिर लोक लाज की वजह से वो पैसे देना शुरू कर देता है। तो उसको सबसे पहले तो वो नंबर ब्लॉक करे, उसके बाद या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो भी कॉल आ रही है उनसे कह दे कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो। जी, कहीं ना कहीं डरने की जरूरत डरने की कोई क्योंकि जरूरत जितना नहीं। हम डरेंगे या जितना भी वो इंसान डरेगा उतना ही वो उस जंजाल में फंसता जाएगा। जी बिल्कुल। जी और सर, जैसा कि मैम ने जिक्र भी है, कहीं ना कहीं आप सावधान रहें और रियर कैमरा को आप ओपन ना करें। कई बार ये भी होता है कि जब कॉल आती है तो हम लोग अपनी पिक्चर्स को एकदम से शेयर भी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। सर, मैं संक्षेप में आपसे बस ये जानना चाहूँगा, कहा यह जाता है कि साइबर क्राइम से बचना है तो अवेयरनेस होनी चाहिए, आप इस तर्क से कितना सहमत हैं? मैं आपकी इस तरफ से बिल्कुल सहमत हूँ। जी। जो हिमाचल पुलिस है, हिमाचल सरकार है, वो साइबर अवेयरनेस कैंप्स पंचायतों पे, स्कूल पे, कॉलेजेस पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लगातार कर रही है। जी, भूपेंद्र सिंह नेगी जी और मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।